नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। दोस्तों हम लोग बात करेंगे एक और नए वीडियो के बारे में। यह वीडियो दोस्तों या इस श्रृंखला के कोई भी वीडियो सी-टेट के उन क्वेश्चनों से संबंध रखता है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। अतः अच्छे नंबर लाने के लिए आप लोग इस श्रृंखला के एक भी वीडियो को मत छोड़िए। आइए हम लोग कुछ और क्वेश्चनों के बारे में आज जानते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। देखिए नहीं वर्ड आ गया, इसका मतलब हम लोग को अब ऑप्शन निगेटिव में ढूंढना है। विकास क्रमबद्ध व व्यवस्थित होता है। विकास केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर हैं। विकास की गति व्यक्तिगत होती है। देखिए दोस्तों, सारे ऑप्शन सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी गलत है। क्यों? क्योंकि विकास केवल आनुवंशिकता से नहीं, वातावरण से भी होता है। इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, विकास से हम लोग एक क्वेश्चन डेली करते हैं, मतलब विकास के संबंध के बारे में। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप किसी भी पेपर को उठा कर देखिएगा, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे ही। दोस्तों हम लोग उन क्वेश्चनों को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे जहाँ से हम लोग का नंबर फिक्स है। आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 से 5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार यह वाक्य उनकी आत्मकेंद्रियता का दर्शाता है, उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है, उसके सामाजिक विकास में बाधा डालता है, उनके अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है। अब देखिए, आप लोग वाइगोस्की साहब के बारे में जानते हैं क्या? समीपस्थ विकास का क्षेत्र जानते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इनका है, यह सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत है। या जहाँ पर आपको सामाजिक शब्द दिख जाए तो समझ जाइएगा कि वाइगोस्की का सिद्धांत है। और उसमें भी बस सामाजिक अधिगम अगर दिखता है तो वो बांडुरा का सिद्धांत है। अब देखिए, उसमें भी सहयोग वर्ड आपको दिख जाए, क्योंकि इसका फोल्डिंग का मतलब होता है सहयोग, और इसका फोल्डिंग वर्ड किसका है? तो इसका फोल्डिंग वर्ड वाइगोस्की साहब का है। तो देखिए हम लोग का ऑप्शन नंबर डी में क्या है, मदद करता है, उस उनके अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोग का उत्तर सही हो जाएगा। दोस्तों आइए बात करते हैं। दोस्तों इस श्रृंखला में हम लोग कम समय में क्वेश्चन को केवल करते हैं, मतलब कि कम व्याख्या देकर, और आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और प्लेलिस्ट का मतलब कि लिंक मिलेगा सी-टेट से संबंधित। उसमें आप जाइए, उन सभी वीडियो को देखिए, उसमें हर क्वेश्चन पर मतलब ठीक ठाक व्याख्या दिया जाता है, जिससे कि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन बना सकें। तो आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। निम्न निम्न में से किसने जोर दिया कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता। अब देखिए, सामाजिक और सांस्कृतिक शब्द किसका है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि वाइगोस्की साहब का है। इसका मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर ये हो जाएगा वाइगोस्की साहब। देखिए दोस्तों, आप लोग कोई भी सी-टेट का पेपर देखिएगा, आपको वाइगोस्की साहब से कम 4 या 5 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसलिए रोज़ डेली इनके बारे में 2 क्वेश्चन हम लोग शामिल करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम लोग का एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। दोस्तों जो क्वेश्चन फिक्स है उससे हम छोड़कर अच्छे नंबर का कभी भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सच्चाई थोड़ी सी कठोर होती है, लेकिन सच का सामना करना बिल्कुल चाहिए, और स्पष्टता 100% रखना चाहिए कि जो चीज़ है वो है, नहीं है तो नहीं है। यदि इनसे क्वेश्चन आते हैं तो आते हैं, और हम सीख कर उसको बनाएंगे तो बनाएंगे, बस बात खत्म हो जाती है। आइए फिर हम आगे बात करते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होता है। शिक्षकों से अधिगमकर्ताओं द्वारा एक तरफा प्रसारण के रूप में होता है। निष्क्रिय अभिग्रहण द्वारा होता है। उसके बाद करें, केवल अधिगमकर्ताओं की जिम्मेदारी है, वह शिक्षकों को कोई भूमिका नहीं है। अब देखिए, इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, तो हम लोग का ऑप्शन ए है। क्यों? कि अंतःक्रिया और संवाद द्वारा होता है। क्यों? क्योंकि वाइगोस्की साहब कहते हैं कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं, यानी इस ऑप्शन पर वैज्ञानिक प्रभाव है। और आपको जिस ऑप्शन पर वैज्ञानिक प्रभाव दिख जाए वो ऑप्शन हमेशा सही होता है दोस्तों।
तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए फिर आगे क्या दिया है, कह रहेगा कथन क्या दिया है, मतलब कि स्टेटमेंट क्या दिया है। गणित के शिक्षकों को लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए। तर्क, लड़कियों में गणित को समझने की आनुवंशिकता क्षमता नहीं होती है, मतलब कि आनुवंशिक क्षमता नहीं होती है। अब देखिए क्या बताइए, कथन सही है। आप मान लीजिए कि एक भावी टीचर है, या मैं जैसे मान लीजिए आप टीचर हो ही जाएंगे, तो आप कभी यह उम्मीद करेंगे कि मतलब कि लड़कियां गणित नहीं सीख सकती है, या उन्हें नहीं पढ़ाया जा सकता है, या उनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, इसका मतलब यह कथन गलत है। और फिर इसका तर्क क्या है, लड़कियों में गणित को समझने की आनुवंशिक क्षमता नहीं होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि लड़कियां गणित नहीं पढ़ सकती है, सब कुछ पढ़ सकता है और सब कुछ कर सकता है। इसका मतलब कि कथन भी गलत है और तर्क भी गलत है। तो हम लोग आप आगे देखेंगे कोई ऑप्शन ऐसा है। देखिए ऑप्शन ए लिखा है ए और आर दोनों सही है, नहीं हम लोग तो गलत है। ए और आर दोनों सही है, ए सही है लेकिन आर गलत है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी पर क्या लिखा है, ए और आर दोनों गलत है। इसका मतलब कि हम लोग ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर आगे बात करते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। अधिगम अधिगम अधिगमताओं में असफलता का डर पैदा करना। उसके बाद देखिए असफलता का डर पैदा करना। अधिगम करता है या जो अधिगम सीखने वाला है या जो लर्नर है, उसमें क्या असफलता का डर पैदा करना है। प्रदर्शन के लिए बच्चों को शर्मिंदा करना। अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन को एक दूसरे से तुलना। अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के तरीके खोजना। देखिए मूल्यांकन का कभी भी उद्देश्य नहीं होता है कि आप बच्चे को क्या करिए तो असफल का डर पैदा करिए और उनको चेक, जैसे ऑप्शन नंबर बी क्यों गलत है कि उन्हें शर्मिंदा करना भी हमारा उद्देश्य नहीं होता है। और तुलना करना कभी भी वर्ड आ जाए तो वो ऑप्शन गलत होता है। इसका मतलब हम लोग के पास एक ऑप्शन बचा है क्या, अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के तरीके खोजना। यह मूल्यांकन का उद्देश्य हो सकता है, क्यों कि जैसे मान लीजिए आप टीचर हैं, आप अपने बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो आप यह बिल्कुल देखेंगे कि मूल्यांकन करने के बाद कि बच्चे कहाँ पर कमज़ोर है। तो हम लोग सिखाने के लिए मूल्यांकन करते हैं, न कि उनकी तुलना करने के लिए, न कि उनकी असफलता को डर को पैदा करने के लिए, न कि वो विद्यालय छोड़े, ऐसा कुछ नहीं बिल्कुल। बल्कि हम लोग यह ऑब्ज़र्व करते हैं कि बच्चा कहाँ पर कमज़ोर है, और उस कमजोरी को हम लोग अपने शिक्षण विधि से और अपने पाठ्य पुस्तक से या अपने टीचिंग के जो भी तरीके हैं उससे हम लोग दूर करने की प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर आगे बात करते हैं। अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षिका को, अब देखिए जो लर्नर है यानी जो सीखने आ रहा है उसमें अलग अलग मतलब कि व्यक्तिगत विभिन्नता है, तो उसको उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभव की अपेक्षा करनी चाहिए। ठीक है, आप यह अपेक्षा करेंगे कि उसके पास क्या अनुभव है। अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभव को शामिल कर कर उनका संचय करना चाहिए। अधिगमकर्ताओं के आकलन हेतु एक समान तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। अब देखिए इसमें सबसे ऑप्शन हम लोग का बी सही है, क्यों, क्योंकि उनके पास जो अनुभव है उसको आप संचय करिए और उसी से आगे पढ़ाइए तो वो जल्दी सीखेगा। क्यों, क्योंकि वो घर से जो चीज़ लेकर आया है या जो चीज़ उसके पास पहले से उसको अगर जोड़ के बताएंगे तो उसको समझने में दिक्कत नहीं होगी। यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, विविध आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है। कहा गया बैठने की निश्चित व्यवस्था, लचीला पाठ्यक्रम, मानवकृत आकलन, उसके बाद पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। देखिए दोस्तों, आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सपोर्ट नहीं किया है तो दोस्तों आप लोग सपोर्ट कर दीजिए। और आप लोग का सपोर्ट क्या है, आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और दोस्तों इस श्रृंखला के साथ आप लोग बने रहिए, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
या जो आने वाले हैं या जो बार बार रिपीट करते हैं, यहाँ पर एक भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। मतलब कि धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को कवर करा दिया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग अपना सपोर्ट मत भूलिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। देखिए क्या कर रहा है, विविध आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है। अब देखिए, बैठने की निश्चित व्यवस्था से अधिगम का कोई लेन देन नहीं है, मानवकृत आकलन भी नहीं, अब पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं, बल्कि एक लचीला पाठ्यक्रम चाहिए। अब लचीला पाठ्यक्रम में दोस्तों कुछ भी हो सकता है, मतलब कि केवल पाठ्य पुस्तकों से इसका संबंध नहीं है, बल्कि आपकी अनुशासन व्यवस्था हो, वो भी बालक के अनुसार हो, उसके आने जाने बैठने की व्यवस्था सब चीज़ लचीला होना चाहिए। यानी हम लोग ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। आइए फिर आगे बात करते हैं। विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए। देखिए अब क्या कह रहा है, अधिगम को सुसाध्य करने के लिए संकल्पना मानचित्र, खोजी अधिगम, सहज अनुमान लगाना, निष्क्रिय नकल। अब देखिए शिक्षक होने के नाते आप किससे बचेंगे, तो आप बचेंगे निष्क्रिय आकलन से। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हम लोग का उत्तर हो गया। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। संवेगों से संबंधित समकालीन मनोवैज्ञानिक सिद्धांत संज्ञानात्मक और भावात्मक प्रक्रियाओं के संबंध को किस तरह देखते हैं। कह रहे दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, दोनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं, केवल भावनाएं ही संज्ञान को प्रभावित करती हैं, केवल संज्ञान ही भावनाओं को प्रभावित करती हैं। देखिए कभी भी संज्ञान मतलब क्या, हम लोग का जैसे कि, और कभी भी संज्ञान और भावनाएं मतलब कि दोनों एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं हो सकती है। दोनों एक दूसरे से क्या होती है, तो दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। इसका मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी हम लोग क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। संवेग और भावना हमेशा एक साथ दूसरे का आती है, कि जैसे कि आपके अंदर किसी चीज़ का संवेग आता है तो फिर आपके अंदर उसका भावना पैदा हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। क्या कह रहा है, विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब कार्य होता है। कह रहा है कि जो लर्नर है हम लोग का, वो सबसे ज़्यादा एक्टिव कब महसूस करेगा, जब आप क्या करेंगे, मूर्त और अत्यधिक जटिल, उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा, अप्रासंगिक, बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं। देखिए वो कब सीखने के लिए एक्टिव होगा, जब उसकी वास्तविक दुनिया से आप चीज़ों को जोड़ देंगे। वो जो चीज़ कर रहा है या अपने वातावरण में जैसे घर का रह रहा है, जो चीज़ें वो जानता है उससे यदि आप जोड़ के सिखाने की मतलब की कोशिश करेंगे तो वह जल्दी सीख जाएगा। इसका मतलब क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से त्रिभुज के कोणों के बारे में कौन सा कथन सही है। अब देखिए त्रिभुज के बारे में बात कर रहा है, त्रिभुज के सभी कोणों का योग 360 अंश होता है। आप बताइए, आप सभी लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये ऑप्शन हम लोग का गलत है। फिर आगे ऑप्शन बात करें, कह रहेगा एक समद्विबाहु त्रिभुज के सभी कोणों का योग समबाहु त्रिभुज के सभी कोणों के योग के कम होता है। अब देखिए जब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है तो फिर हम लोग को इससे क्या मतलब बनता है, वो समद्विबाहु त्रिभुज हो या विषमबाहु त्रिभुज हो। एक विषमबाहु त्रिभुज के सभी कोणों का योग समद्विबाहु त्रिभुज के सभी कोणों के योग से अधिक होता है, उसी ऑप्शन का विपरीत है। देखिए त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 अंश होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर आगे बात करते हैं। कर निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित पाठ्यचर्या के लिए सही है। अब देखिए किसके लिए बात कर रहा है, तो गणित पाठ्यचर्या के लिए। स्थिरता प्रदान करने के लिए इसकी प्राकृतिक अस्थाई होना चाहिए। अब देखिए इसे सुसंगत होना चाहिए, इसे लचीला नहीं होना चाहिए। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए क्यों गलती है, क्योंकि स्थिरता प्रदान करने के लिए इसकी प्रकृति अस्थाई होना चाहिए। अब बताइए अस्थाई हो जाएगी, कोई भी विषय को आप अस्थाई क्यों करेंगे। इसे लचीला नहीं होना चाहिए। अब बताइए जब लचीला नहीं होगा तो बालक क्या सीखेगा, इसे सुसंगत होना चाहिए। ये बात सही है, क्यों, क्योंकि यदि सुसंगत रहेगा
मतलब कि जैसा बालक सीखना चाहता है उसके अनुसार तो बालक सीखेगा, यानी केवल 20 सही है। हम लोग ऑप्शन देखते हैं ऐसा कोई है, देखिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी है जहाँ पर केवल बी विकल्प सही है, तो हम लोग का सी इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर आगे बात करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक गणित कक्षा में गतिविधियों पर केंद्रित शिक्षण के लिए सही नहीं है। अब देखिए हम लोग को गलत ऑप्शन को चुनना है। नई परिस्थितियों में ज्ञान के अनुप्रयोग में विद्यार्थियों को सक्षम बनाने में सहायता करना, ठीक है। सक्रिय सहभागिता द्वारा अधिगम को प्रोत्साहित करना, ये भी ठीक है। रट कर याद करने को प्रोत्साहित करना, बच्चे के चिंतन को प्रोत्साहित करना। अब देखिए चूंकि नहीं ढूंढना है तो हम लोग कभी भी रटने पर जोर नहीं देंगे, यानी ये हम लोग का ऑप्शन गलत है और गलत ही ढूंढना है, यानी हम लोग का उत्तर क्या हो जाएगा, हम लोग का ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की विचार प्रक्रिया के गणितीयकरण के अर्थ को सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या करता है। अब देखिए क्या कह रहा है कि 2005 के अनुसार गणितीयकरण मतलब गणितीयकरण की उपयुक्त व्याख्या कर रहा है। कह रहा है बहुत सारी गणित जानना बच्चे के विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण है, ठीक है। आगे बात, गणित में अनेक प्रश्नों को हल करना बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण है। संख्या और उन संक्रियाओं का ज्ञान बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितकरण है। गणित को बच्चे के जीवन अनुभव का और दैनिक जीवन की बातचीत का एक अंश बनाना बच्चे के विचार प्रक्रिया का गणित करना है। देखिए ऑप्शन नंबर डी है, यह कह रहा है कि क्या हो सकता है गणितीकरण। तो देखिए यदि बच्चे को आप उसके दैनिक अनुभव से, जीवन के अनुभव से यदि चीज़ों को जोड़ देते हैं तो उसके अंदर गणित के प्रति समझ विकसित होगा, न कि वह सवाल को करता है। मतलब एक डायमेंशनल में इसका उत्तर हो ही नहीं सकता है। अब इस चीज़ को हम समझेंगे कि एक डायमेंशनल का मतलब क्या है। जैसे देखिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, अनेक प्रश्नों को हल करना। अब प्रश्न को हल करने से उसके अंदर समझ आए कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब बहुत सारा गणित जानने से भी उसको समझ आए कि नहीं है इसकी भी कोई गारंटी नहीं। तो इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। गणित की चिंता से ग्रस्त छात्रों के लिए गणित में आकलन की निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। क्या करें, छात्रों द्वारा जर्नल दैनिक लिखना, क्षेत्र भ्रमण, सत्र अंतर परीक्षा। अब देखिए ऑप्शन को देखिए तो हम लोग को दो चीज़ को चुनना है। अब परीक्षा कभी भी किसी चीज़ का उद्देश्य नहीं होता है, यानी हम लोग का ए और बी सही है। तो ऐसे चीज़ों में देखिए ऑप्शन भी आप देखिए किस प्रकार के ऑप्शन बने हैं। यदि दो ऑप्शन चाहिए तो एक आप सबसे जो मजबूत गलत है उसको हटा दीजिए, तो हम लोग का ए बी वाला उत्तर हो जाएगा। तो देखिए ए बी वाला उत्तर कौन सा है, ए बी उत्तर वाला हम लोग का ऑप्शन नंबर डी उत्तर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। दोस्तों आप लोग को इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक मिलेगा सीटेट के, जहाँ पर आप देखेंगे क्या कि वहाँ पर हम लोग गणित के सवाल को भी शामिल करते हैं जो बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उन सारे वीडियो को देखिए, आपको 110 प्लस लाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। कह रहे उस महिला वेट लिफ्टर का नाम क्या है जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में 29 मेडल जीते हैं। अब देखिए यदि आप लोग एनसीईआरटी कक्षा 3 से 5 पढ़े हैं पर्यावरण और मैथ, तो वहाँ आपको मिलेगा किनके बारे में, कड़म मल्लेश्वरी के बारे में, ठीक है। तो चूँकि ये 29 मेडल जीतने वाली है तो आप लोग उसे पढ़िए, या आप लोग को एक पीडीएफ मिला होगा, या जिन लोगों को नहीं मिला है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप से या टेलीग्राम से जुड़े, वहाँ पर आपको पर्यावरण का और मैथ का पीडीएफ दिया जाता है, जो भी मतलब डाटे वाले क्वेश्चन होते हैं आपके 20 या 25 वो उन्हीं पीडीएफ से आते हैं, या तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि 29 मेडल मिलने वाली कौन है, तो कड़म मल्लेश्वरी है। ठीक, आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए क्या दिया है, नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का नाम क्या है। एक पक्षी ऐसा जिसका दुम पर पैसा, सिर दुम तक दिखे नीला ही नीला सा। ठीक है, तो यह किस पक्षी के बारे में दोस्तों बात हो रही है,
तो यह मोर के बारे में बात हो रही है, यानी पीकॉक के बारे में बात हो रही है। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, मच्छरों से फैलने वाले 3 रोगों का समूह है। अब देखिए डेंगू, मलेरिया। अब देखिए, अब जानते हैं कि कोविड-19 मच्छर से नहीं फैलता है। चिकनगुनिया, डेंगू, HIV। अब जानते हैं कि HIV भी मच्छर से नहीं फैलता है। फिर हम लोग आगे बात करें तो मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। फिर कोविड-19 नीचे वाला ऑप्शन में है, तो यानी कोविड-19 नहीं है। इसका मतलब मच्छरों से फैलने वाला कौन सा रोग है, तो मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। ये फिर बात करते हैं, 3 खाद्य पदार्थों का वह समूह चुनिए जिसमें आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। अब बताइए आयरन वाला कौन सा है। देखिए आंवला, सेव, कद्दू। सेव, गुड़, खीरा। आंवला, पालक, कद्दू। आंवला, पालक और गुड़। यह ऑप्शन सबसे बेहतर है क्योंकि इन तीनों मतलब कि तीनों चीज़ में आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो गया। कह रहा है प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। प्रयोग से उपयोग के विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यानी कह रहे देखिए, मान लीजिए आप कोई प्रैक्टिकल करते हैं, अब प्रैक्टिकल के बाद कोई आप निष्कर्ष पा लेते हैं, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। भोजन पचाने में लगने वाला समय ज्ञात करने के लिए सभी विद्यार्थियों को एक समान भोजन खाने को कहना। ठीक है। कक्षा में विभिन्न स्थानों पर गुड़ के टुकड़े रखकर देखना कि अलग अलग स्थानों पर चींटियाँ कितने समय में पहुंचती हैं। समझना कि चाय का गर्म प्याला ठंडा क्यों हो जाता है जब हम उस पर हवा फूंकते हैं। उसके बाद क्या दिया है, पानी में एक भरी बोतल और एक खाली बोतल फेंक कर जांचना कि कौन सी बोतल ऊपर तैरती है। देखिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन है दैनिक जीवन वाला, हम लोग का चाय वाला है, क्योंकि सब विद्यार्थी भी इस ऑप्शन से जुड़ा हुआ है और इस मतलब कि इस उदाहरण को बिल्कुल समझ पाएगा कि हम लोग जैसे चाय गर्म रहती है तो उसमें फूंक मारते हैं तो क्यों ठंडा हो जाता है। तो हम लोग का यह ऑप्शन क्या है, तो प्रयोग से उपयोग की तरफ के लिए हम लोग का ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक अपने चैनल को सपोर्ट नहीं किया है, तो आप लोग दोस्तों सपोर्ट कर दीजिए। आप लोग जानते हैं कि आप लोग का सपोर्ट क्या है। आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। दोस्तों आप लोग इस चैनल से जुड़िए। टीचिंग एग्ज़ाम मतलब कोई भी होगा तो आप लोग को इस चैनल से मतलब अच्छा सपोर्ट मिलेगा। ठीक है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए। हम लोग मिलेंगे दोस्तों एक और बेहतर वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।